हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरताराम आपके सामने फिर हाजिर हूँ केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर। और इस चैप्टर 8 का ये सेकंड पार्ट है जो संक्रमण तत्वों के गुणधर्मों और उनमें पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में बताएगा। तो आपको बड़े गौर से इस लेसन को समझना है ताकि यहीं से आपके जो सारणी हैं उन सारणियों में पाए जाने वाले डी और एफ ब्लॉक है उन सब के बारे में आसानी से बिल्कुल सरल तरीके से समझ सको। तो हम बात करते हैं, एक नंबर पॉइंट है परमाणविक या आयनिक त्रिज्या। तो परमाणविक या आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करते हैं तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं, उनमें हम जैसे ही बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं यानी इस ओर बढ़ते हैं तो आपको पता है इस ओर बढ़ने पर इधर पी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या होती है, गैसें होती है। तो गैसें होती है और इधर धातुएं पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, इनमें परमाणविक त्रिज्या में कमी आती जाती है यानी आकार है वो छोटा होता जाता है। तो इस प्रकार पहले धीरे धीरे कमी आती है, बीच वाले जो तत्व होते हैं वो लगभग समान रहते हैं, फिर उनके आकार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार ये इसमें परमाणुक त्रिज्या के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके अंतिम कोश में प्रवेश करने के कारण क्या होता है कि बाह्यतम कोश है वो अपना आकार बड़ा कर लेता है और जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण भी उनके मध्य होता है। तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये एक नाभिक है और नाभिक के इस ओर बार एक कोश है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों में नाभिक क्या करेगा, नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि नाभिक में क्या है, एक आकर्षण का प्रभाव है। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, क्योंकि ये धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है तो इनको अपनी ओर मजबूती के साथ आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार ये इनको इस कोश वाले इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन जैसे ही कोशों की संख्या बढ़ेगी, अगला वाला कोश बढ़ेगा तो क्या होगा, नाभिक तो इसको भी अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों समान हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण करने के कारण क्या होगा, ये इस कोश को पीछे की ओर धक्का देगा यानी इस कोश से इस कोश को क्या करेगा, आगे खिसकाने का काम करेगा। तो जैसे जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन जो ये कोश है वो इस कोश को इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, दूर धकेलने का काम करेगा और नाभिक अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो नाभिक तो इस कोश के पर तो अपना प्रभाव रखता है जिसको नाभिकीय प्रभाव कहते हैं, लेकिन इस पर अपना प्रभाव नहीं रख पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण ये क्या होता है, आकार बड़ा होता जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाता रहता है। इस प्रभाव को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। ध्यान से समझिएगा, ये नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश, और ये होता है परिरक्षण प्रभाव। दूर भगाने का काम क्यों भगाते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये इसमें सामान्य बात समझने वाली है। तो अब बात करते हैं इन तत्वों के बारे में। तो जैसे हमने सारणी में पढ़ा, स्टीव कर्मन पेकोनी कुंजन, ये फॉर्मूला था जो इन तत्वों के बारे में समझा रहा था। तो जैसे इस कैडमियम से लेके मैग्नीज तक जाते हैं हम तो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण होता है। वो क्या होता है, इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो परिरक्षण प्रभाव की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन बीच वाले में दोनों लगभग समान हो जाते हैं, न्यूट्रल की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉपर और जिंक तक जाएंगे अंतिम इलेक्ट्रॉनों की तरफ, तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम हो जाएगा परिरक्षण प्रभाव की तुलना में, और परिरक्षण प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यानी अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है आपको, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण। दूर वाले कोश पर ये जो बीच वाला नाभिक है वो इसकी तुलना में क्या करता है, आकर्षण कम लगाता है, इसलिए परिरक्षण के कारण क्या होता है, कम हो जाता है और परिरक्षण प्रभाव यानी इसको दूर भगाने वाला प्रभाव है वो बढ़ जाता है। बस यही मोटे तौर पर ये इसमें तीनों बातें समझाई गई है।
अब बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी की ओर जाने पर परमाणुक त्रिज्या में वृद्धि होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व यानी 3D से यदि हम 4D की ओर जाएंगे तो मान लीजिए ये 3D है। अब इस 4D की ओर जाएंगे तो क्या होगा, एक कोष और बढ़ेगा। एक कोष और बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई त्रिज्या इसकी इतनी थी, वो त्रिज्या अब कितनी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। तो त्रिज्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण त्रिज्या में वृद्धि हुई। कई बार पूछ लेते हैं कि वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण। अब द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व है, उनके बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से तृतीय संक्रमण श्रेणी की ओर जाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर 14 F ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो इन F ब्लॉक के तत्वों के आने से ये F ब्लॉक के तत्व नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन का काम करते हैं। तो प्रोटॉन का काम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले नाभिक था उसमें जितना आकर्षण था अब उसके अंदर और प्रोटॉन आ गए तो आकर्षण भी और ज़्यादा मजबूत हो गया। ज़्यादा मजबूत हो गया तो प्रभावी नाभिक की आवेश है वो भी ज़्यादा मजबूत हो गया, अधिक हो गया। तो इसलिए ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन वाली कोषों की जो संख्या है उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे क्या होगा, संकुचन बढ़ जाएगा। यानी जो ये लेयर जो इतनी थी अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। छोटी होने के कारण क्या होगा, संकुचन होना कहते हैं इसको। और ये लेंथेनाइड से शुरू होता है इसलिए इसको लेंथेनाइड संकुचन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये आकार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब पूछ लिया जाए कमी क्यों होती है, क्योंकि 14 F ब्लॉक वाले प्रोटॉनों में नाभिक में वृद्धि होने के कारण इसके आकार में कमी होती है। और इस कमी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात की जाती है धनायनों की त्रिज्या परमाणुओं से सदैव कम होती है। इस बात को हम समझते हैं। धनायन परमाणु, मान लीजिए मेरे पास परमाणु है सोडियम परमाणु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो इस प्रकार अब ये तो है सामान्य परमाणु की बात। अब ये कह रहा धनायन कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। चलो सामान्य हम इस प्रकार समझ, हमें पता है 11 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे कि भाई 2 8 10 और 1 11 इस तरह। तो ये नाभिक है और इसके चारों तरफ इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके बाहर वाला इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये तो है सामान्य सोडियम का। यदि यही बात करते हैं हम Na प्लस की बात करते हैं तो प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इस इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा कोष हट जाएगा। अब सिर्फ क्या कोष रहेगा, ये वाला कोष ही। तो आपको सीधी सी बात पता है कि भाई एक तो 2 कोष का जो था अब वो सिर्फ सिंगल कोष का है, तो ये कोष हट गया तो अब सिर्फ इतना ही रह गया, तो आकार तो छोटा होना ही है। इसलिए इसने कहा धनायनों की त्रिज्या परमाणुओं से सदैव कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो बाहर त्याग दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होता है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। आयनन का मतलब है किसी आयन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब जब भी परमाणु छोटा होगा तो उसमें से नाभिक के पास होगा वो इलेक्ट्रॉन, तो पास होंगे तो उसको निकालने के लिए ऊर्जा क्या होगी, अधिक देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना परमाणुविक आकार है वो आयनन एंथैल्पी के विपरीत होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयनन एंथैल्पी अधिक लगेगी यदि परमाणु आकार छोटा है। मान लीजिए इतना सा आकार है तो ये तो नाभिक के बिल्कुल पास है, तो आकर्षण रूप से एकदम मजबूती के साथ बंधा हुआ है, तो इसको छुड़ाने के लिए हमें ऊर्जा क्या होनी पड़ेगी, अधिक उच्च ऊर्जा लगानी पड़ेगी। आ गई बात समझ में। तो अब बात करते हैं जैसे क्रोमियम व कॉपर, इसकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होते हैं।
प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक इस प्रकार आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है, प्राथमिक कहते हैं सामान्य जैसे Na, द्वितीयक कहते हैं Na प्लस, तृतीयक कहते हैं Na2 प्लस। इस तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक एक निकालता जाएगा तो वो उसकी आयनन एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी। तो ये तो सामान्य प्रथम आयनन एंथैल्पी, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम, जब सामान्य क्रोमियम था तब उसका क्या था 3d5 4s1, यहाँ पर 1 था। क्यों था? क्योंकि 18 और 6 कितने होते हैं 24, तो क्रोमियम 24 पर था। अब 24 में से यहाँ पर क्रोमियम प्लस के रूप में आयन, तो प्लस से सामान्य तो ये था केवल Cr प्रथम आयनन एंथैल्पी, ये है द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। तो द्वितीयक यानी दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तब वो कैसा होगा, किस स्थिति में होगा, अर्धपूरित स्थिति में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल लिया था प्रथम आयनन एंथैल्पी में, अब वो अर्धपूरित स्थिति में। और आपको पता है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित ये हमेशा कैसे होते हैं, स्थायी। स्थायी होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉनों को फिर निकालना बहुत ही टेढ़ा होता है, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इस कारण कहा गया कि इसमें जो डी कक्षक होते हैं वो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होते हैं, इसलिए इनमें आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। कोई चीज़ स्थायी है, मजबूत है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेम बात इसने यही आगे कही, क्रोमियम और कॉपर है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर लेते हैं, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, और इनको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसी कारण द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। तो वो तो किसके लिए था, क्रोमियम और कॉपर के लिए। अब बात करते हैं जिंक और मैग्नीज। जिंक और मैग्नीज है, इसमें तृतीयक आयनन एंथैल्पी, बात सेम है, जिंक है और मैग्नीज, इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, अब दो दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनकी स्थिति कैसी हो जाती है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होने का मतलब है ये स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लिया। स्थायी विन्यास प्राप्त होते ही क्या हो गया, आयनन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। यानी कोई मजबूती के साथ जुड़े उनको तोड़ने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी नष्ट करनी पड़ती। सेम बात वही है। अब नेक्स्ट तीसरी बात है ऑक्सीकरण अवस्था। तो सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। जैसे यहाँ स्केडियम टे जिंक की तरफ जाते हैं हम, तो सामान्य तो इनकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लेकिन ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी की 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बाएं से दाएं तो इनमें एक एक ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाता है। और इस 3D की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है मैग्नीज की, +7 तक होती है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा होती, फिर वापस धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लग जाती है, घटती है। तो डी ब्लॉक के तत्व कैसी अवस्थाएं दर्शाते हैं, परिवर्तनशील। हमेशा याद रखो इस बात को, परिवर्तनशील यानी एक से अधिक प्रकार की भी रख सकते हैं। और ये डी ब्लॉक क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, D-1 डी तथा NS उपकोषों की ऊर्जा में अंतर क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। कम अंतर होने के कारण क्या होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यदि ज़्यादा अंतर होता है तो पहचान हो जाती है कि भाई हम इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कम होता है। जैसे कई माप तोल करते हैं हम, तो 1-2 ग्राम होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो 1-2 ग्राम की बात की तरह यही भी क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं 2 से 3 हो जाती है, 3 से 4 हो जाती है, इस तरह लगातार बदलती रहती है। और कि बदलने का कारण क्या है, ऊर्जा में अंतर कम। तो प्रथम संक्रमण तत्व है, उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 2 होती है। अपवाद स्वरूप क्या है, स्केनेडियम की 2 नहीं होती है। और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के लिए संक्रमण श्रेणी में मध्य में जो तत्व हैं वो कारगर होते हैं। जैसे मैग्नीज 2 से लेकर 7 तक सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। और जिंक है, केवल 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।
क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर लेता है, पूर्ण पूरित हो जाता है और स्थायी हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा झंझट में पड़ता नहीं है, सिर्फ +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। और कॉपर व क्रोमियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित होते हैं। तो ये इस प्रकार इन दोनों में अंतर है। जैसे कॉपर +1 और क्रोमियम +1, तो +1 का मतलब है S में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया और इसमें से S में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, माइनस। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बचते थे, D5 और यहाँ D10। 10 है तो पूर्ण पूरित, 5 है तो अर्धपूरित। प्राप्त किया क्या इसने, स्थायी विन्यास। कुल मिलाकर हर जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं वो अपने आप को स्थायी विन्यास में प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि अपने आप को स्थायी बना सके। अब स्कैंडियम में वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या कर लेता है, अक्रिय गैस। जैसे इसके 21 नंबर पे आता है स्कैनेडियम, और आपको पता है 2, 8, 10 और 8, 18। 18 होता है ऑर्गन का। ऑर्गन क्या होती है, अक्रिय गैस। तो यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये जो +3 है तो ये 2 S इलेक्ट्रॉन में से निकाल लेता है, 1 D में से। जब ये तीनों ही चले गए बाहर तो पीछे बचेगा क्या, केवल ऑर्गन। तो ये केवल ऑर्गन क्या है, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस के रूप में हो जाता है, तो भी ये क्या है, स्थायी विन्यास के रूप में आ जाता है। कुछ संक्रमण तत्व हैं वो उनके यौगिकों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे ये संकुल यौगिक दिए हुए, ये सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध के रूप में पढ़ेंगे हम पार्ट 9 में, तब इनको समझाया जाएगा। जैसे यहाँ Ni के साथ क्या है जुड़ा हुआ, CO, वैसे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो जैसे CO जुड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है H2O जिसको एक्वा कहते हैं, या फिर हो सकता है NH3 जिसको एमीन कहते हैं। ये कुछ तत्व होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जब भी होती है जब ये तत्व जुड़े होते हैं, एक्वा, एमीन, तो क्या होता है, कार्बोक्सो। तो निकल है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जब भी पूछी जाए तो वो शून्य मानना। तो यहाँ पर इसे यही बात कही, यौगिकों के अंदर क्या होता है, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CO जुड़ा हुआ है। तो निकल है, आयरन है, व कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, शून्य होती है। नेक्स्ट बात है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर अम्लीयता व क्रियाशीलता बढ़ती। ये एक चीज़ और ध्यान रखो, अम्लीयता हमेशा समानुपाती होती है किसके, ऑक्सीकरण संख्या के। ऑक्सीकरण संख्या के समानुपाती होती है अम्लीयता, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। जिस किसी भी, मान लीजिए यदि मैं बात करूं कि भाई Fe2+ है और Fe3+ है, तो इनमें से कौन ज़्यादा अम्लीय, सीधी सी बात है। 2+ 2 ऑक्सीकरण अवस्था, 3+ 3 ऑक्सीकरण अवस्था, तो कौन होगा, F3 वाला, ये ज़्यादा अम्लीय होगा। ज़्यादा अम्लीय है तो वो ज़्यादा क्रियाशील भी है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना। जैसे यहाँ पर ऑक्साइड की बात करते हैं तो टाइटेनियम ऑक्साइड, ये क्षारीय है। शुरुआत में क्षारीय, धीरे धीरे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 3, 4, इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती चली जाएगी। मैग्नीज है तो इसकी 7 है लगभग। तो यहाँ जो बीच वाले तत्व होते हैं तो वो उभयधर्मी के रूप में, और जो लास्ट में जिनकी ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या है +6, +7, तो इसमें क्या, इसमें तो 3, 4 ही है। +7 तक चले गए तो वो क्या हो जाएंगे, अम्लीय। तो ये तो आप सीधे ही किसी तत्व पर लगे हुए इस ऑक्सीकरण नंबर से ही आप पता लगा सकते हो कि पूछ लिया जाए कहीं कि Na+ है, Ca+2 है, Al+3 है, तो बताइए इनमें से ज़्यादा अम्लीय कौन है, 3 वाला। इसमें 2 उसके बाद आएगा, A+1 है इसलिए ये सबसे बाद आएगा। तो ये अम्लीयता की पहचान है। आप यहाँ बताया है
क्वेश्चन दिया गया है कि फेरस तथा फेरिक, और ये अस और इक ये हम पहले ही समझ चुके हैं। अस किसके लगता है? जिसके कम ऑक्सीजन संख्या हो, ज़्यादा ऑक्सीजन संख्या बढ़ती तो उसको इक कहते हैं। तो यहाँ फेरस है और +2 होने के कारण +3 ऑक्सीजन संख्या बढ़ गई एक, तो उसको इक में परिवर्तित फेरिक। तो कौन अधिक स्थायी होगा? तो स्थायी जैसे फेरिक ऑक्साइड है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है? अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करता है, जबकि फेरस क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण फेरस की तुलना में फेरिक क्या है? अधिक स्थायी विन्यास है या अधिक स्थायी होता है। अगला गुण क्या है? मिश्र धातुओं का निर्माण। ये आप जानते ही हो कि भाई सारी प्रकार के जो संक्रमण तत्व होते हैं, मिश्र धातुएं इन्हीं संक्रमण तत्वों के कारण ही बनती है। जैसे पीतल की बात करते हैं तो कॉपर के अंदर जैसे ही हम जिंक मिलाते हैं तो ये संक्रमण तत्व है। कॉपर भी संक्रमण तत्व है, जिंक भी संक्रमण तत्व है। तो कॉपर और जिंक दोनों संक्रमण तत्व आपस में ही क्या करते हैं? मिलकर पीतल का निर्माण कर लेते हैं। अब पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। तो इस प्रकार ये मिश्र धातुओं का निर्माण करता है। तो यहाँ इसी प्रकार कॉपर में यदि टीन मिला दें तो कांसा का निर्माण हो जाता है। कॉपर के अंदर जिंक और निकल दोनों मिला दें तो जर्मन सिल्वर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह अलग अलग प्रकार की ये मिश्र धातुएं निर्मित होती रहती है। तो ये भी संक्रमण तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट गुण क्या है? वो है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरक यानी किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला गुण, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये उत्प्रेरकीय गुण क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और ये मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं, और यही संकुल क्या करता है? टूटकर वापस उत्पाद बना लेता है। तो उत्प्रेरक का कहीं चेंज नहीं हुआ है, अपने को नष्ट नहीं किया, ना अपने के अंदर कोई वृद्धि की। ये केवल उस प्रक्रिया के अंदर, अभिक्रिया के अंदर रहता है और अभिक्रिया के अंदर रहकर उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, पुनः अपनी स्थिति में आकर फिर अलग हो जाता है। बस जैसे ये हेबर विधि हम पढ़ चुके हैं। हेबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण किया जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनाता है? अमोनिया। इसको अमोनिया कहते हैं। अमोनिया का निर्माण करता है तो उसके अंदर मिलाते हैं क्या है? आयरन और मोलिब्डेनम। ये क्या है? उत्प्रेरक और सह उत्प्रेरक, ये मिलाए जाते हैं। तो इसी प्रकार यदि वनस्पति तेल है उसको वनस्पति घी के अंदर बनाना है तो क्या मिलाते हैं हम? निकल मिलाते हैं। अब बताओ, आयरन है, मोलिब्डेनम है या निकल है, तीनों क्या है? तीनों संक्रमण तत्व है। तो यहाँ पर ये संक्रमण तत्व किसका काम कर रहे हैं? किसी अभिक्रिया का काम नहीं कर रहे। यहाँ ये किसका काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें ये उत्प्रेरकीय गुण के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण यानी जो क्रिस्टलीय यौगिक निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय यौगिक बनाते हैं, जैसे नमक है, शक्कर है, इस प्रकार के यौगिक। तो इन यौगिकों के बनने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये कैसे जुड़ते हैं? ये जैसे मान लीजिए फुटबॉल की बात करते हैं हम, तो कुछ फुटबॉल जैसे ही हम उसके ऊपर रखते हैं इस तरह, तो होता क्या है? जब फुटबॉल बन गए तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान बचे रहते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये रिक्त स्थान होते हैं वहाँ पर अधातुएं आ जाती, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये अधातुएं क्या करती है? इन रिक्त स्थानों में जाकर फिट बैठती है और इस पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर लेती है। इस कारण इसको कहा गया अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी मतलब अंदर जो जगह है उन जगहों को पूर्ति करने के बाद इस प्रकार का नया यौगिक बनाना। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। जैसे टाइटेनियम, कार्बन। तो कार्बन यहाँ पर क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। तो ये सब क्या है? इस प्रकार जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पर आपस में जुड़े हुए होते हैं धातुएं। तो मान लीजिए टाइटेनियम की है तो टाइटेनियम, आयरन की है तो आयरन की धातु जुड़ी हुई। जो बीच में रिक्त स्थान है वहाँ पर ये क्या है? अधातु घुस जाती है और इस शेष स्थान को भी भर देती है। और जो ये शेष स्थान होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? अंतराकाशी स्थल कहते हैं। तो इनमें छोटा परमाणु या अधातु है
वो प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये अंतराकाशीय यौगिकों का भी निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी संक्रमण तत्व काम आते हैं। अब महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है 7वां, वो है चुंबकीय गुण। तो संक्रमण श्रेणी के तत्व ज़्यादातर भारी तत्व होते हैं और धात्विक भी हैं, इसलिए इनमें चुंबकीय गुण का पाए जाना स्वाभाविक है। तो इसमें चुंबकीय गुण पाए जाने के दो प्रकार होते हैं, एक तो इनकी कक्षीय गति और एक इनकी चक्रण गति। और इन चक्रण और कक्षीय गति दोनों गतियों के चुंबकीय आघूर्ण का योग होता है, वही क्या होता है, पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय आघूर्ण है उसको इस प्रकार म्यू के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे ये चक्रण गति और कक्षीय गति दोनों गतियाँ मिलकर आपस में किसका निर्माण करती है, चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण करती है। तो यहाँ पर संक्रमण तत्व है उसमें दो प्रकार के स्थितियाँ बनती है, या तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या युग्मित। कैसे, जैसे इस प्रकार, मैं डी कक्षक डी की बात कर रहा हूँ। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इस प्रकार के होंगे तो सारे के सारे कैसे, अयुग्मित। फिर वापस छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना शुरू होता है, 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार अभी कैसी हो गई स्थिति, पूर्ण रूप से भर गई, युग्मित, यानी सभी जोड़े के अंदर है। युग्मित का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े के अंदर। अब मान लीजिए स्थिति इस प्रकार की भी हो सकती है, 2 3 4 5 6। अब बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या युग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़ दो। युग्मित इलेक्ट्रॉन कब कहलाते हैं, जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, पूरा का पूरा भरा हुआ हो, तब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब स्थिति प्रतिचुंबकीय होगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब स्थिति अनुचुंबकीय प्रकार की होती है। बस ये दो चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेना, अयुग्मित अनुचुंबकीय, युग्मित प्रतिचुंबकीय। अ से अनुचुंबकीय, अ से अयुग्मित, अ से अनुचुंबकीय, युग्मित प्रतिचुंबकीय। अब चुंबकीय आघूर्ण है उसके लिए निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया है। सूत्र है, ये चुंबकीय आघूर्ण है म्यू, और ये किसके बराबर होता है, अनुरूढ़ n कोष्टक n+2। n क्या है, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी किसी भी में भी जब हम संक्रमण श्रेणी निकालते हैं तो उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रखना होता है और उसके अंदर कोष्टक में 2 जोड़कर फिर उससे गुणा कर देना होता है। तब वो जो अनुरूढ़ निकलता है उसका जो मान निकालते हैं वही चुंबकीय आघूर्ण का मान कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। और आपको पता है कि डी कक्षक है, टोटल 5 कक्षक हैं, तो 5 मान इसके निकलते हैं, 1 2 3 4 और 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि छठा तो हो नहीं सकता, छठा होता ही वापस वो तो युग्मित श्रेणी में आ जाता है, जोड़े में बनना शुरू हो जाता है। छठा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कहाँ भरेंगे, वापस पहले वाले इलेक्ट्रॉन में भरेंगे तो वो पहले वाले के साथ युग्मित इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, ये याद कर लो तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल से निकालना पड़ेगा। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं आयरन की, Fe+2, तो आयरन 26 नंबर पे आता है। तो 26 नंबर पे D6 और 4s2, 3D6 और 4s2, ये होती है सामान्य श्रेणी, जब इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। जब ये उत्तेजित अवस्था में होती है, यानी इस पर जब +2 लगा होता है, तब क्या होगा, हमेशा निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से हमें इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। यानी सीधी सी बात समझें तो S कक्षक से हमें इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, जितने जितने प्लस लगे हैं उतने हटाते जाओ। पहले S वाले हटा दो, 2 है तो 2, और यदि F3 होता +3 तो क्या करते, एक यहाँ D वाले भी हटा देता है, तो यहाँ पर D फिर क्या रह जाता है, 5 ही रहता है, ये भी ध्यान रखना। तो हमने यहाँ से 2 हटा दिए, अब S क्या हो गया, 0 हो गया।
अब इलेक्ट्रॉनों को भरो। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्रमवाइज भरना, 1 1 2 3 4 5, फिर वापस 6 कहाँ से शुरू होना, यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखो 6 शुरू हुआ तो 6 भरने हमें, और 6 भरने तो छठा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ भरा गया तो ये तो एक युग्मित हो गया। अब अयुग्मित के लिए इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब हम सूत्र लगाएंगे तो सूत्र आपको ये याद होना चाहिए। तो n बराबर कितने थे, 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 अंडररूट में, और जोड़ने कितने, 2, तो n+2। अब कितने जोड़ने, 6। तो 6 और 4 इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करोगे तो अंडररूट 24 आ जाएगा। 24 क्या है, चुंबकीय आघूर्ण 24 अंडररूट में है। इसको सरल करना पड़ेगा। हम जब सरल करेंगे तो ये 4.89 बोर मैग्नेटोन कहा जाता है जिसको। तो इसको हम क्या करेंगे, बीएम के रूप में आएगा 4.89 बीएम। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी प्रकार का एक उदाहरण और लेते हैं हम, निकल का। निकल है सामान्य अवस्था में इसी प्रकार 28 पे आता है, तो 8 है। और अब इसमें से निकालेंगे तो किस में से निकालेंगे, एस कक्षक में से। ये भी +2 है तो 2s वाले निकाल दो, बचेंगे कितने, 8। अब इलेक्ट्रॉन भरो, 5 तो सीधे बच जाएंगे अयुग्मित, 6 7 और 8 ये 3 इन जोड़ों में बन जाएंगे। पीछे कितने बचे, 2। तो n बराबर कितने हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2। रख दिया मान हमने 2 रखने के बाद अंडररूट 8 आता है, तो इसका सीधा सा मान क्या हो जाएगा, 2.82। अब ये इस प्रकार, और इनमें हम एक चीज़ और ज्ञात कर सकते हैं, यदि ये पूर्ण रूप से भरे होते, यानी ये और ये दोनों भरे होते, तब हम इसको क्या कह सकते थे, प्रतिचुंबकीय। और अब जब भी ये कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तब उसको क्या कहेंगे हम, अनुचुंबकीय। ये ध्यान रखना। जैसे इस सारणी में देखो, स्केनेडियम है +3। अब 3 निकाल लेते हैं 21 में से, पीछे 18 बचता है, और 18 हमेशा 0 के रूप में होगा। फिर डी है तो वो 0 हो जाएगा। 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा, 0। 0 का मान 0 होगा। 0 को चाहे गुणा करोगे तो भी 0, अंडररूट में लोगे तो भी 0 ही है, तो 0 हो जाएगा। तो इसकी स्थिति जो पूछी जाए तो ये अनुचुंबकीय ना होकर कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि सभी पूर्ण रूप से या तो भरे हुए हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। इसी प्रकार दूसरी स्थिति बनती है जिंक के साथ, ये भी 0 रखता है। बाकी सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो हम सीधी सी बात में कह सकते हैं कि सभी के अंदर क्या है, बाकी के अंदर जो 1 से लेकर 2 तक ऊपर तक टाइटेनियम तक सभी की स्थिति कैसी है, अनुचुंबकीय प्रकार की होती है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार अब हम सारणी की बात करते हैं, तो सारणी आसानी से याद कर लो। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर लगा लो। यदि एक अयुग्मित 1 2 3 4 5 अधिकतम होंगे, 5 पॉइंट लगा लो। पॉइंट सबके अंदर पॉइंट होता है। सीधी बात निकालने में हमें सीधा पता लग जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, सीधा चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते 1.73, और 5वें में 1.91। ये 2 याद रखो। यहाँ पर क्या है, 8 8 8, और गैप कितना होगा, 2 का गैप हटाते रहो। जैसे 91 है तो 2 कम कर लो 89, और 2 कम कर लो 87, और यहाँ पर 82 हो जाता है। बस ये थोड़ा सा हमें समझना। ये 1-2 बार आप रट लोगे तो भी ये मान आपको याद हो जाएंगे, या फिर आपको वर्गमूल निकालना आता है तो आप निकाल सकते हो। ये सिर्फ इतना ही है कि यदि आपको मान याद रहता है तो आप बिल्कुल कम समय में क्वेश्चन हल कर सकते हो। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रणाली यानी चुंबक है, उसमें चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। एक प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लो चुंबकीय ये इसी का ही भाग है, लेकिन
अनुचुंबकीयता का गुण यानी चुंबकत्व का गुण बहुत ही ज़्यादा होता है इस कारण, क्योंकि इसमें तो हम जैसे ही विद्युत हटा लेते हैं, विद्युत धारा, तो क्या होता है, चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर यदि हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लें तो भी इसमें चुंबकत्व गुण बना रहता है, हटता नहीं। उसके बाद उसके पास कोई लोहे की वस्तु ले जाते तो वो भी चिपकती है। तो सीधा इसमें समझे तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और क्यों होता है, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन परस्पर आपस में नष्ट कर देते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब मान लीजिए एक चुंबकीय दो सिरे हैं, नॉर्थ और साउथ, इसके मध्य कोई चीज़ रखते हैं तो क्या होगा, वो इसको प्रतिकर्षित करेगा। और ये गुण है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, इसमें कोई चुंबकीय गुण ही नहीं है तो वो ताप पर कैसे निर्भर करेगा। दूसरा है अनुचुंबकीय, तो इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं कोई पदार्थ तो सारे के सारे उसको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ के अंदर से होकर गुजरती है। इसी प्रकार तीसरा गुण है लो चुंबकीय, तो इसे उच्च कोटि का अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, ये तीन चीज़ें, इनके अंदर ये लो चुंबकत्व पाया जाता है। तो इनको चुंबकीय क्षेत्र हटा भी ले हम तो भी क्या होता है, स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करता है और तापमान घटाने बढ़ाने पर या चोट मारने पर इसके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की चुंबक की बातें तो हम लगातार छोटी क्लासों से ही समझते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था चुंबकीय और उनके गुणों के साथ साथ उनके उत्प्रेरकीय गुण, परमाणुविक त्रिज्या, उनके अंतराकाशी, सारे के सारे जो भी चुंबकीय गुणों की प्रवृत्तियाँ थी उन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट भाग है, वो हम एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।